हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ बीपीएससी मेंस करंट अफेयर सीरीज। और आज हम लोग तीन टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पीएम मोदी विजिट टू यूक्रेन, और फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और एक एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, पीएम मोदी विजिट टू यूक्रेन। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ महीने पहले यूक्रेन गए थे। तो विजिट में जो जो हुआ, जो भी हाइलाइट्स है विजिट के, वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर 2 सालों से चल रहा है लगभग। और ये जो यूक्रेन जो है, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, मतलब यूएसएसआर के टूटने के बाद जब से यूक्रेन बना है, तब से कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन नहीं गया है। तो ये फर्स्ट एवर विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन। अब देखिए हाईलाइट्स क्या क्या थे विजिट के। तो मोदी जी ने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल बट इंडिया इज ऑलवेज टेकिंग साइड्स ऑफ पीस। मतलब इंडिया पीस के फेवर में है, न्यूट्रल नहीं है। ठीक है। अब मोदी जी ने फिर हाईलाइट किया इंडिया के ट्रेडिशन को, नॉन वायलेंस, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धा एंड गांधी। ठीक। फिर कुछ ये जो क्रॉस फायर्स में जो है, रसिया रसिया यूक्रेन के लड़ाई के बीच में कुछ बच्चों का, इनोसेंट चिल्ड्रन का मौत भी हो गया था कन्फ्लिक्ट में। तो उसके लिए फिर ये मोदी जी विजिट किए थे नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन। ठीक है। तो वहाँ पे दुख व्यक्त किए। और फिर थर्ड इसमें हाईलाइट ये है कि इंडिया जो है प्रेजेंट किया है 4 भीष्म क्यूब्स टू यूक्रेन। अब भीष्म क्यूब क्या है? एक तरह का आप समझ सकते हैं मेडिकल किट है। ठीक है। इसमें जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल किट्स होते हैं, वो सब रहता है। और कहीं भी मोबाइल होता है ये, मतलब कि कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत इलाज किया जा सकता है। तो उस तरह का फैसिलिटी है इसमें। तो भीष्म क्यूब से ये चार दिया गया है यूक्रेन को। और इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। और इसमें ये भीष्म क्यूब के बारे में जान सकते हैं कि इनिशिएटेड अंडर अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री प्रोग्राम, जो है टू प्रोवाइड क्रूशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग नेशंस फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। तो जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसे कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो गया या फिर कोई वैसा डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए ये बनाया गया था, ताकि आसानी से जहाँ पे हॉस्पिटल, मान लो कोई डिजास्टर हुआ, वहाँ पे हॉस्पिटल ही कोलैप्स कर गया, तब वहाँ पे कैसे इलाज होगा। तो वहाँ पे ये सब भीष्म क्यूब ये सब जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ये जरूरी है। अब पर्पस क्या है? टू डिलीवर इसेंशियल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर इन एन इजिली डिप्लॉयबल मैनर। और ये फैक्चुअल चीज़ है कि 15 इंच का है, क्यूबिकल बॉक्स है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसमें इक्विपमेंट रहता है। और इसमें हाईलाइट और ये है कि 4 लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूक्रेन के बीच में। अब किस सेक्टर में हुआ है? तो एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है विजिट का। तो सिग्निफिकेंस पहला तो ये है कि इंडिया का रोल यूरोपियन पीस एफर्ट्स में। पहले क्या होता था कि इंडिया नॉन नॉन अलाइंड रहता था, मतलब ज़्यादा कोशिश करता था कि कहीं पे अलाइनमेंट, मतलब पार्टिसिपेट ना करें कहीं पे, मतलब अपने आइसोलेशनिस्ट टाइप का टेंडेंसी रखता था इंडिया, तो ज़्यादा इसी मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था। तो अब क्या है कि थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं इंडिया की, कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो हम रिजॉल्व करेंगे, लीडरशिप रोल पे जा रहा है। ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजिक स्पेस। तो जैसे चाइना जो है, चाइना का यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटेज बढ़ गया है या फिर दबदबा बढ़ गया है, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी एक्सपैंड किया, खासकर ईस्टर्न यूरोप में जो है काफ़ी एक्सपैंड किया है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है। तो अब इंडिया को काउंटर करना है, तो इसलिए भी मोदी जी का विजिट इम्पॉर्टेंट है। फिर है यूक्रेन इज नॉट जस्ट अबाउट अ रिन्यूड कंटेस्ट बिटवीन रसिया एंड वेस्ट, बट ऑल्सो अबाउट रोल ऑफ दिल्ली एंड बीजिंग इन यूरोप। तो वही है। और मेनली ईस्टर्न यूरोप में है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर रिवाइविंग इंडिया यूक्रेन रिलेशंस, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ये सब बात हुआ है। अब देख लेते हैं इंडिया यूक्रेन का बायलैटरल रिलेशंस में क्या क्या हाइलाइट्स हैं। जैसे पॉलिटिकल रिलेशंस यूक्रेन जब से सॉवरेन कंट्री बना दिसंबर 1991 में, तो इंडिया उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था जनवरी 1992 में, मतलब 1 महीने के अंदर ही रिकॉग्नाइज कर दिया था। और इंडिया अपना एम्बेसी भी सेटअप कर लिया था क्यू यूक्रेन का कैपिटल है। मई 1992 में ये सेटअप हो गया था एम्बेसी। और फिर इंडिया यूक्रेन शेयर वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस, कोऑपरेटिंग इन एरियाज एजुकेशन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और आउटर स्पेस कोऑपरेशन। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस में देखा जाए तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड काफ़ी कम था, $1.07 बिलियन था यूएसडी। और उसमें भी इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है 0.25 बिलियन यूएसडी का। टॉप कमोडिटीज क्या क्या था एक्सपोर्ट जो हुआ था यूक्रेन टू इंडिया, मतलब इंडिया क्या क्या इंपोर्ट किया था?
फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन, मेज, हार्ड कोल और एंथ्रासाइट। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट किया है? तो इंडिया एक्सपोर्ट किया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मिनरल फ्यूल्स, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, फ्लैट रोल्ड स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। फिर डिफेंस रिलेशंस देख लेते हैं। तो डिफेंस में यूक्रेन जो है मेजर मतलब मेजर तो नहीं कह सकते, एक सोर्स रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी का और इक्विपमेंट फॉर इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। फिर यूक्रेन मैन्युफैक्चर करता है R-27 एयर टू एयर मिसाइल, जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है सुखोई 30 MKI फाइटर्स में। फिर कल्चरल रिलेशंस काफ़ी अच्छा है हमारा यूक्रेन के साथ, जैसे वहाँ पे इंडियन इंडियन कल्चर जैसे डांस, योगा, फिलोसफी, आयुर्वेदा और स्पिरिचुअलिटी, ये सब प्रमोट काफ़ी होता है वहाँ पे। और अप्रॉक्सीमेटली 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे यूक्रेन में। वो देखे भी होंगे कि जब यूक्रेन में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोग इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से लाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि सब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का। जैसे ओबीसी में क्या है, अभी ओबीसी में एक क्रीमी लेयर कैटेगरी है और एक नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें सब क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो रखा है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो इनकम क्राइटेरिया एक लगाया जाता है और डिवाइड किया जाता है NCL और CL में, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि SC कैटेगरी और ST कैटेगरी को भी सब क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा है। अब क्या होता था कि पहले क्या था, पहले का सिचुएशन क्या था कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन लाके डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहती थी, मतलब SC कोटा के अंदर ही उसको प्रेफरेंस देना चाहती थी। और उसके कारण क्या होता था कि ये लिटिगेशन फाइल होता था। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाती है 1975 में। 1975 में नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है कि वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटीज को एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे विद इन SC रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये कहा गया, तो इस डिसीजन को चैलेंज किया गया और 2004 में चैलेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट उस समय एक जजमेंट देता है EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अब क्या कहता है उसमें देख लेते हैं। तो EV चिन्नैया जो जजमेंट है उसमें क्या बोला जाता है, आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। तो इसमें जो EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसमें चैलेंज किया गया था आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। तो इस एक्ट के थ्रू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि एक एक्सपेंसिव लिस्ट ऑफ SC कम्युनिटीज बनाई थी, ठीक है, और उसको रिजर्वेशन बेनिफिट दे रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन करने का रीजन क्या था, सुप्रीम कोर्ट बताती है कि सब क्लासिफिकेशन वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो है SC कैटेगरी में ही, ठीक है, बाय ट्रीटिंग कम्युनिटीज विद इन द कैटेगरी डिफरेंटली, SC कैटेगरी होमोजीनस ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। 2004 का ये जजमेंट है EV चिन्नैया। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है SC कैटेगरी के अंडर ही मतलब इनइक्वालिटी ला रही है, क्योंकि हम SC कैटेगरी होमोजीनस ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो होमोजीनस ग्रुप है तो आप इनइक्वालिटी कैसे कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्गूमेंट था कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन तो सेम तरह का फेस किए हैं, अनटचेबिलिटी, एंड दस कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और फिर दूसरा आर्गुमेंट ये था कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 341 को कैसे वायलेट करता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है खुद से ये एक्सपेंसिव लिस्ट ऑफ SC कम्युनिटीज, मतलब लिस्ट को एक्सपैंड कर दी SC कम्युनिटीज का, जो प्रेसिडेंट का लिस्ट है उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 341 जो है वो बताता है साफ साफ, आर्टिकल 341 क्लॉज 1 जो है उसमें लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट को पावर है टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ SC कम्युनिटीज फॉर रिजर्वेशन पर्पसेस। तो ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो लिस्ट बनाए, और उस लिस्ट को अमेंड करने के लिए पावर किसके पास है, लिस्ट को अमेंड करने का पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 341 क्लॉज 2। तो ये तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही थी, लिस्ट को बढ़ा रही थी और फिर रिजर्वेशन बेनिफिट्स दे रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये तो आपके पास पावर ही नहीं है। तो स्टेट्स डू नॉट हैव पावर टू इंटरफेयर और मॉडिफाई दिस लिस्ट थ्रू सब क्लासिफिकेशन। तो इसलिए स्ट्रक डाउन किया जाता है। तो दो आर्गुमेंट क्या दिया जाता है EV चिन्नैया में कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है और दूसरा आर्टिकल 341 वायलेट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आर्टिकल 341 मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट को पावर है लिस्ट बनाने का,
और दूसरा जो है आर्टिकल 341 क्लॉज 2, ये पार्लियामेंट के पास है कि मॉडिफिकेशन करने का लिस्ट में, मतलब अमेंडमेंट का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अब देखो वो जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी 1975 का जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया जाता है इसमें, डॉक्टर किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2006। तो 2004 में ये जजमेंट आ चुका है, ईवी चिनैया जजमेंट 2004 में आ चुका है। तो जजमेंट जब आता है 2004 में, उसी के बाद इसको चैलेंज किया जाता है 1975 वाले नोटिफिकेशन को। तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में ये चैलेंज किया जाता है, तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट जो है स्ट्रक डाउन कर देती है 1975 का नोटिफिकेशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ईवी चिनैया में आ चुका है कि एससी कैटेगरी को होमोजीनियस ग्रुप की तरह देखना है। तो इसके कारण क्या फिर पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स में पंजाब गवर्नमेंट एक और एक्ट लाती है 2006 में, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। लेकिन इसको भी हाई कोर्ट क्या करता है 2010 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। फिर पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस को फिर 5 जज बेंच के पास भेजा जाता है, 5 जज बेंच के पास भेजा जाता है, ये 2014 का बाद। फिर ये हियरिंग होता है थोड़े दिन, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में द बेंच वाइल एडजुडिकेटिंग अपॉन द अपील क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ ईवी चिनैया रूलिंग। तो इसमें बात हुआ कि ईवी चिनैया जो रूलिंग 2004 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दी थी, अब उसमें क्या चेंजेस का जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद बात कर रही है। ठीक है, तो अभी जजमेंट आया है देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला, जो जजमेंट है अब आया है, मतलब वो जो पंजाब का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट आया है। तो यही है देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो ईवी चिनैया में जो हमने जजमेंट दिया था वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि SC ST होमोजीनियस ग्रुप जो था, वो जो हमने बताया था कि 2004 में हमने बोला था कि SC ST होमोजीनियस ग्रुप है, वो वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड नहीं है? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है द कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ SCs इज अ लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन मतलब काल्पनिक है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट इज ट्रीटेड एज रियल फॉर लीगल पर्पसेस। तो SC ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो लीगल फिक्शन है कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड, मतलब कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि होमोजीनस ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कास्ट, रेस और ट्राइब्स विदिन वैरिंग डिग्रीज ऑफ बैकवर्डनेस। तो सुप्रीम कोर्ट अब जाके जो है एक्सेप्ट कर रही है कि होमोजीनस शेड्यूल्ड कास्ट जो और SC ST कम्युनिटी, ये जो कैटेगरी है, इसमें एक होमोजीनस ग्रुप नहीं है ये, क्योंकि बैकवर्डनेस, डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस डिफर करता है, कोई ज़्यादा रिच है, कोई कम रिच है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई नहीं डोमिनेट कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट वही एक्सेप्ट की है कि होमोजीनस ग्रुप नहीं है, डिफरेंसेज है, और कुछ लोग ज़्यादा बैकवर्ड हैं, कुछ लोग कम बैकवर्ड हैं, कुछ डोमिनेट हो चुके हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट की है। और ये जो ईवी चिनैया में सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि होमोजीनस ग्रुप है, वो रिवर्ट बैक कर ली है कि नहीं, हेट्रोजीनस ग्रुप है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है देयर इंक्लूजन इन द प्रेसिडेंट लिस्ट बाय पार्लियामेंट आर्टिकल 341 क्लॉज 2 डज नॉट इम्प्लाई दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म एंड इंटरनली होमोजीनस यूनिट। तो फिर से वही, मतलब दूसरे तरह से रिपीट किया गया कि यूनिफॉर्म और इंटरनली होमोजीनस यूनिट नहीं है। फिर बात आता है कि इज सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल। सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। अब सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 14 का जो बात की थी कि राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है ईवी चिनैया में, अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आर्टिकल 14 जो है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि लॉज अप्लाई ओनली टू दोज हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। तो जो सिमिलर सिचुएशन पे होंगे उन्हीं पे आर्टिकल 14 अप्लाई होगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल रही है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है, कोई ज़्यादा डोमिनेंट है, कोई कम डोमिनेंट है, कोई बैकवर्ड ज़्यादा है, तो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा अगर सब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC ST कैटेगरी डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। फिर है सब क्लासिफिकेशन इज अ टूल टू सिक्योर सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होता है? जैसे इक्वालिटी में एक होता है प्रोसीजरल इक्वालिटी, ठीक है, और एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी आप कह सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट जो है, आप एक स्कीम से देख सकते हो, गवर्नमेंट जो है साइकिल देती थी, अभी देती है कि नहीं पता नहीं, पहले देती थी साइकिल। तो गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों को साइकिल देती थी। अब साइकिल दी, अब देखो कोई ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है कि सबको साइकिल दे दी। अब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो साइकिल चलाएगा ही नहीं। तो ये क्या आप कर रहे हो कि प्रोसीजरल इक्वालिटी कर रहे हो कि सबको आपने साइकिल दे दिया, और जो चला भी नहीं पाता उसको भी आप साइकिल दे दिया, ठीक है। तो जिसका जो नीड है वो अगर आप करते हो तो वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी। जो मान लो PH ग्रुप में है, वो साइकिल नहीं चला सकता है, तो उसको वैसा इक्विपमेंट दो जो उसको ज़रूरत है। आप साइकिल नहीं तो कुछ और दो, ठीक है, तो वो होगा सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अगर आप प्रोसीजरल इक्वालिटी के थ्रू जाओगे तो आप एक तरह से जो मतलब आप आपने फॉलो करे, मतलब कि साइकिल देना था तो आप साइकिल बांट दिए सबको, ज़रूरत हो नहीं हो आप
बस प्रोसीजर को फॉलो किए और सबको बांट दिया। और सब्सटैंटिव इक्वालिटी में यही होगा कि आप नीड को देख रहे हो कि किसका क्या नीड है और वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये होता है सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा। ये जो है सब्सटैंटिव इक्वालिटी किया जाएगा, सब क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है हम लोग सब्सटैंटिव इक्वालिटी कर पाएंगे, क्योंकि जिसको जो ज़रूरत होगा वो मिलेगा। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का भी बात किया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 जो है इनेबल करता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एससीज, एसटीज एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये एम्पावर करता है स्टेट को टू रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस। और आर्टिकल 341 सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स पावर टू सब क्लासीफाई ये एससीज, एसटीज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पार्लियामेंट को तो पावर है, लेकिन आर्टिकल 341 में ये भी नहीं लिखा है कि स्टेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर व्हाट इज द यार्ड स्टिक फॉर सब क्लासिफिकेशन। तो अब सब क्लासिफिकेशन होगा तो उसका कुछ क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कंडीशन इम्पोज की है फॉर सब क्लासिफिकेशन, जैसे स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड क्वांटिफाइबल एंड डेमोस्ट्रेबल डाटा शोइंग लेवल्स ऑफ बैकवर्डनेस और रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस। तो बैकवर्डनेस दिखाना होगा, कैसे दिखाना होगा, और डेटा के थ्रू, मतलब क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, मतलब कि काउंट किया जा सके। ऐसा नहीं क्वालिटी मतलब कि कुछ भी आप बोल रहे हैं कि आप जाके बोल रहे हैं कि वो लोग बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड है तो कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए मेजर करने का। रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप वो दिखाओ कि गवर्नमेंट सर्विस में इतने लोग ही हैं इस कास्ट से, जबकि पॉपुलेशन इनका इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो एक रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ डेटा चाहिए हमको, तो इसलिए क्वांटिफाइबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल डेटा होना चाहिए शोइंग लेवल्स ऑफ बैकवर्डनेस और रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस। फिर स्टेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ नीड फॉर वाइडर प्रोटेक्शंस प्रोवाइडिंग एम्पिरिकल एविडेंस हैविंग अ रीजनेबल रैशनल फॉर क्लासिफाइंग सब ग्रुप्स। तो इसमें भी वही है कि नीड फॉर वाइडर प्रोटेक्शन आपको दिखाना होगा, प्रोवाइडिंग एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब वहीं पे डेटा का ही बात किया गया है। और स्टेट्स कैन नॉट ईयर मार्क 100% रिजर्वेशन फॉर सब क्लास वाइल एक्सक्लूडिंग अदर कास्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट लिस्ट। ठीक है, और डज द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई टू शेड्यूल कास्ट। तो जस्टिस गवई एडवोकेटेड द एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर अमंग द एससीज एंड एसटीज। तो यही है कि एससी मतलब क्रीमी लेयर में का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए एससी और एसटी कम्युनिटी में। ठीक है, अभी जो क्या है कि ओबीसी कैटेगरी में तो है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी में नहीं है। फिर 2018 का एक जजमेंट था, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। ये बताता है कि स्टेट कैन नॉट एक्सटेंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एससीज एसटीज हु बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे भी क्रीमी लेयर का बात किया गया था, लेकिन इसको लिमिट किया गया था प्रमोशन तक, कि प्रमोशन में आप नहीं दे सकते क्रीमी लेयर को। ये जो एससी जस्टिस का क्रीमी लेयर है उसमें आप ये प्रमोशन में उसको रिजर्वेशन नहीं दो। ठीक है, अब डाइसेंटिंग जजमेंट पढ़ लेते हैं कि मतलब ये जो 6-1 से आया है, तो एक जज ने अपोज भी किया है कि सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस बेला त्रिवेदी क्या कहती है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का कहना है कि स्टेट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑल्टर द प्रेसिडेंशियल लिस्ट अंडर आर्टिकल 341। मतलब कि जो पहले हो रहा था वह उसी को इन्होंने दोहराया है कि आर्टिकल 341 के अंडर तो स्टेट को पावर ही नहीं, एंड एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट। तो बेसिकली जो आर्टिकल 341 का वर्डिंग है उसी को इन्होंने रिपीट किया है। फिर इन्होंने बताया कि सब क्लासिफिकेशन वुड डिफीट द ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 341 टू इरेडिकेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 341 का पर्पस था कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें डोमिनेट नहीं करे अफर्मेटिव एक्शन देने के टाइम। तो इसलिए जो आर्टिकल 341 में अगर सब क्लासिफिकेशन अलाउ करते हैं और स्टेट को पावर देते हैं तो ये पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, मतलब पॉलिटिक्स इसमें होने लगेगा। जबकि आर्टिकल 341 का ये पर्पस नहीं था कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो, ये चाहता था आर्टिकल 340। फिर कमेटी स्टैब्लिश्ड फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एंड ओबीसी। तो जनवरी 2024 में यूनियन गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी एक 5 मेंबर कमेटी फॉर्म कर चुकी है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज को ये स्टडी करेगा। फिर अगस्त 2023 में जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो है ये रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है ओबीसी कैटेगरी को लेकर, ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन को लेकर। अब पॉजिटिव इंप्लीकेशंस देख लेते हैं और नेगेटिव इंप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इंप्लीकेशंस में ये है कि सब क्लासिफिकेशन अगर होता है तो टारगेटेड बेनिफिट्स मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन इनहेंस होगा, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता होगा कि कितने लोगों को रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड है, तो
पॉलिसी अच्छा से फॉर्म होगा और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। और स्ट्रेंथेंड सोशल कोहेजन, क्योंकि जो ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं वो भी ऊपर आएंगे तो सोशल कोहेजन अच्छा होगा। फिर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस यही है कि डिवीजन विद इन एस कम्युनिटीज, तो एक डिवाइड क्रिएट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सब ग्रुप्स बहुत सारे इमर्ज हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस यही है कि वोटर बेस पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ दिस इशू कुड रिजल्ट इन प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो बहुत लोग अपोज करेंगे, फिर वही लिटिगेशन फाइल होगा, यही सब चलेगा। फिर डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, तो डेटा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो एक्यूरेट है नहीं है, ये भी तो देखा जाता है, तो ये भी देखना होगा। फिर जुडिशियल स्क्रूटनी, तो सब कैटेगराइजेशन पॉलिसीज में फेस लीगल चैलेंजेस, ठीक है। फिर ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एसेज एम्स टू एड्रेस इनइक्विटीज विद इन द कम्युनिटी एंड एम्पावर द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, और इसमें वही है कि इंटेंडेड बेनिफिट्स होगा, मतलब जो भी आप समझते हो वो लिख देना है इसमें। और देयर कुड बी अ फ्रेश रीलुक एट द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, तो अगेंस्ट में नहीं लिखना है, फ्यूचरिस्टिक लिखना है बैलेंस करते हुए। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो अभी क्या हुआ है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो है ये आंध्र प्रदेश और बिहार जो है वो काफ़ी वोकल हो गए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड के लिए। पहले से भी ये डिमांड कर रहे हैं लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा वोकल हो गए। तो अब समझ लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, फिर इवोल्यूशन क्या है और किसको अथॉरिटी है देने का, ये सब, और क्राइटेरिया क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो देखो, स्पेशल कैटेगरी इज अ स्कीम डिजाइन टू सपोर्ट स्टेट्स दैट आर डिसएडवांटेज ड्यू टू देयर जियोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, और एम वही है टू हेल्प देम डेवलप एंड कैच अप विथ मोर एडवांस्ड स्टेट्स। तो इवोल्यूशन ऑफ एससीएस देख लेते हैं सब, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इवोल्यूशन यही है कि 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन इसके कौन थे, महावीर त्यागी। तो ये जो है रिकमेंड किए थे, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। तो पहले किस स्टेट को दिया गया था, पहले असम को दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था और नागालैंड को दिया। इन तीन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया और हिमाचल प्रदेश को दिया गया, फिर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, और फिर उत्तराखंड को दिया गया। अब अथॉरिटी क्या है, मतलब कौन देता है, तो वो तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन तो रिकमेंड किया था, उसके रिकमेंडेशन पे दिया गया था। तो देता कौन था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था, एनडीसी देता था। अब तो एनडीसी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ही हटा दिया गया, तो नो लॉन्गर इन ऑपरेशन। एनडीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। अब देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या है, तो कोई वैसा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। क्राइटेरिया क्या है फॉर ग्रांटिंग एससीएस, तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड और साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन along borders with neighboring countries, economically and infrastructurally backward state, non viable state finances, low per capita income और रिसोर्स हटे। तो हिली और डिफिकल्ट टेरेन है, लो पॉपुलेशन है, और फिर अच्छा खासा ट्राइबल पॉपुलेशन है, फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लॉन्ग बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, फिर इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इकोनॉमिकली वीक है स्टेट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस, मतलब कि इनकम उतना है नहीं, खर्चा ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम और रिसोर्स शॉर्टेज, ये भी है। तो ये सब क्राइटेरिया है। अब कौन कौन से स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, तो ये 11 स्टेट है, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना को दिया गया था पोस्ट बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, जो है आंध्र प्रदेश था। करंट स्टेटस क्या है कि अब जो है कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है 2014 के बाद। अब क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका क्या रीजन है, ये सब देखेंगे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, तो बेनिफिट्स यही है कि सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ अप टू 90% इन ग्रांट्स एंड 10% इन लोन्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब देखते हो कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है उसमें ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनको 90% फंडिंग जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए सेंटर देता है और 10% उनको खुद लाना हो, ठीक है। और नॉर्मल जो स्टेट होता है उसको 60% गवर्नमेंट देती है, कभी कभी तो 50% भी देती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो फंडिंग ज़्यादा है। फिर नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रिसीव्ड अ स्टैंडर्ड सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ 30% ग्रांट एंड 70%, तो यही है। फिर एक और फायदा है कि अनस्पेंट फंड जो है, मतलब कि जो खर्च नहीं हो पाया है जो फाइनेंशियल ईयर में, तो वो लैप्स नहीं करता है, वो क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब कि अगर 100 रुपये में ये 70 रुपीज़ ही खर्च हो पाया, 30 रुपये बच गया, 30 रुपये जो है नेक्स्ट ईयर का बजट में ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कि वो जो स्कीम चल रहा है उसमें ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जो फंड है वो लैप्स कर जाएगा।
तो ये बेनिफिट है। SCS स्टेट्स रिसीव टैक्स कॉन्सेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, तो टैक्स कॉन्सेशन भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। अब वाई वाज दी स्कीम स्क्रैप्ड? तो 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड की थी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा दिया जाए, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन का कहना था कि ये बर्डन है ऑन सेंटर रिसोर्सेज। और डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन के बाद कमीशन का कहना था कि जो रिसोर्स गैप है उसको हम फिल करेंगे बाय इंक्रीजिंग द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स टू स्टेट्स फ्रॉम 32% टू 42%। ठीक है, तो जो गैप आएगा उसमें क्या किया जाएगा, जो रिसोर्स गैप है जो बाकी स्टेट्स फील करती है कि ये हमें कम रिसोर्सेज है, मेरा खर्चा ज़्यादा है, तो 14th फाइनेंस कमीशन का कहना था कि हम फंडिंग बढ़ा देते हैं, जो टैक्स डिवोल्यूशन है ठीक है उसको बढ़ा देते हैं। तो 32% पहले था तो 42% कर दिया था 14th फाइनेंस कमीशन। और फिर ये 15th फाइनेंस कमीशन आता है तो इसको 42 से रिड्यूस करके 41 कर देता है। तो 41 क्यों किया जाता है? क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हो चुका है और ये 2 यूटी में आ गया है, तो एक स्टेट तो कम हो गया, तो इसलिए क्या किया जाए 41% कर दिया है। तो 1% वो जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन के कारण ये किया गया था। ठीक है, अब बिहार क्यों डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? क्योंकि बिहार का पहला पॉइंट ये है कि 2000 में जब सेपरेशन हुआ बिहार का, झारखंड अलग स्टेट बन जाता है, तो झारखंड में सारा इंडस्ट्री बिहार का चला जाता है, तो जितना भी मिनरल रिच रिसोर्स रीजन था वो भी चला गया और इंडस्ट्री जितना था वो भी चला गया। तो इसके कारण बिहार में कुछ बचा ही नहीं, तो बिहार का इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया। तो इसलिए डिमांड है, एक एक तो ये डिमांड है। दूसरा ये डिमांड है कि लो पर कैपिटा इनकम है, अभी भी 54,000 एवरेज है। ठीक है, लो पर कैपिटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 54,000 बताता है। हाई पॉवर्टी लेवल्स, पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पे। और फिर बिलो एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स में ज़्यादा है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, ये सब ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। और फिर हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिहार पीछे है, तो इसलिए बिहार बोलता है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर फिजिकल चैलेंजेस में स्टेट्स फिजिकल चैलेंजेस, मतलब वही सेपरेशन ऑफ झारखंड के कारण काफ़ी कम रिसोर्स रह गया, तो इसके कारण भी। फिर एग्रीकल्चर चैलेंजेस में ये है कि साउथ बिहार में तो है कि साउथ बिहार में ड्रॉट आ जाता है और नॉर्थ बिहार में फ्लडिंग हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, उधर फ्लडिंग ही आ जाता है और इधर पानी नहीं रहता, तो इसके कारण ये काफ़ी नेचुरल डिजास्टर फेस करना पड़ता है, उसके कारण इकोनॉमिक लॉस होता है। फिर आंध्र प्रदेश का कहना था कि अनजस्ट बाइफर्केशन हुआ, ये आंध्र प्रदेश का ये आर्गुमेंट है। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, तो आंध्र प्रदेश कहता है कि 59% पॉपुलेशन मेरे साइड आ गया और डेट 59% ऑफ पॉपुलेशन, डेट और लाइबिलिटीज जो आंध्र प्रदेश के पास आ गया, लेकिन रेवेन्यू हमारे पास 47% ही आया। ठीक है, तो ये अनजस्ट बाइफर्केशन हुआ। फिर लॉस ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स कैसे? तो हैदराबाद जो कैपिटल है था पहले आंध्र प्रदेश का, तो वो तेलंगाना का कैपिटल बन गया और वहाँ पे कितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के थ्रू 56,500 करोड़ अभी भी ये हैदराबाद के पास आ रहा है, और टोटल कितना था 57,000। तो 57,000 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में आता था 2013-14 में। ठीक है, 2013-14 में 57,000 करोड़ आता था, और उसमें हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, तो इसके कारण कितना अब आंध्र प्रदेश के पास आ रहा है मात्र 500 करोड़, तो 56,500 करोड़ तो तेलंगाना ही लेकर चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा ये इनजस्टिस है। फिर इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, तो आंध्र प्रदेश जो है प्राइमरली जो है एग्रेरियन स्टेट है विथ लो इकोनॉमिक बायंसी। और पर कैपिटा इसमें फिर बताया जाता है, पर कैपिटा रेवेन्यू ऑफ तेलंगाना फॉर 2015-16 14,411, और आंध्र प्रदेश का ये 8,397। फिर आंध्र प्रदेश का कहना है कि हमें एक मतलब स्क्रैच से, स्टार्टिंग से हम कैपिटल बनाना पड़ेगा, तो अमरावती के लिए हमको फंडिंग चाहिए। फिर इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लाना है। तो ये आर्गुमेंट है। सेंटर का क्या कहना है? सेंटर का कहना है कि ये कंसिस्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्योंकि इनका कहना है कि हम एक को देंगे तो दूसरा स्टेट भी मांगेगा, बहुत सारा स्टेट मांग रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो आंध्र प्रदेश और बिहार को देंगे तो दूसरा स्टेट भी मांगेगा, तो इसलिए नहीं देना चाहते हैं। तो सेंटर का कहना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत लो, हम कुछ स्पेशल पैकेज दे देंगे, तो ये डेवलपमेंट फंड कुछ दे देंगे, कैपिटल सिटी अमरावती के लिए दिया भी गया है, और बहुत सारे अभी बिहार को जैसे मिल रहा है बहुत सारा फंड, तो ऐसे ही स्पेशल पैकेज ले लो, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत। और फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन अभी बैठा है अरविंद पनागड़िया के चेयरमैनशिप में,
तो उससे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप हम लोग का रिक्वेस्ट कंसिडर कीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। तो अगर 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर देती है कि हाँ बिहार को मिलना चाहिए, तो सेंटर कुछ सोच भी सकती है उसके लिए। वे फॉरवर्ड क्या है, तो इंक्रीज्ड फंड एलोकेशन। तो अब सेंटर तो बोल ही रही है कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे, तो फंड एलोकेशन बढ़ाया जाए। फिर नीड फॉर स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज, तो इसमें यही बात किया गया है कि स्टेट्स को स्ट्रॉन्गर रूल ऑफ लॉ लगाना पड़ेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस ये सब ना हो। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट करना पड़ेगा थ्रू बेटर पॉलिसीज। ठीक है, अब दो एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस का, तो इसमें कुछ डिफरेंस भी है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है पॉलिसी बेस्ड होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिकमेंड करती थी पहले, ठीक है, पॉलिसी बेस्ड है। और स्पेशल स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे आता है, जैसे आर्टिकल 371, 371A2, 371H, 371J। आर्टिकल 370 भी था पहले। स्कोप क्या है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट, तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल सपोर्ट दिया जाता था। और इसका स्कोप क्या था स्पेशल स्टेटस का, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या है, हायर सेंट्रल असिस्टेंस, प्रेफरेंशियल ग्रांट एलोकेशन, स्पेशल फाइनेंशियल वही जो 90% मिलता है, ठीक है, और फंड लैप्स नहीं होगा, ये सब बेनिफिट है। टैक्स इंसेंटिव है, एग्जाम्पल्स है हमने नागालैंड, मणिपुर, ये सब तो लिस्ट बताई दी है। फिर इसका एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर और इसका बेनिफिट्स क्या है, यूनिक ऑटोनॉमी ओवर इंटरनल मैटर्स। और ये जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, स्पेसिफिक राइट्स फॉर रेसिडेंट्स, जैसे जम्मू कश्मीर में था प्रॉपर्टी राइट्स। तो आज यहीं तक रखते हैं, और जिनको भी PDF चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।